अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग में शख्सियत है स्पार्टकस। स्पार्टकस ना सिर्फ एक बड़ा मशहूर जर्नैल जंगजू था, बल्कि ये एक शोरा आफाक टीवी सीरियल का भी मेन कैरेक्टर है। इसकी पैदाइश सन 111 कबल मसीह हुई और मौत का साल है सन 71 कबल मसीह, यानी जमा उम्री में रोमन अम्पायर की बदमाशी के खिलाफ लड़ता हुआ काम आ गया था। बहुत छोटे लश्कर के साथ इसने अपनी जंग का आगाज किया और देखते ही देखते इसकी तहरीक आज़ादी जंगल की आग की तरह फैल गई और तादाद चंद 100 से 1,20,000 तक पहुंच गई। स्पार्टकस को डिस्कस करने के लिए हमें उस दौर की रोमन अम्पायर को भी डिस्कस करना ज़रूरी है, लेकिन इख्तसार के साथ हम ग्लैडिएटर्स का तज़किरा करेंगे कि उस दौर में रोमन अम्पायर के अंदर मेलों ठेलों की बड़ी आदत थी। लोग अपने अपने ग्लैडिएटर्स पालते थे। जिस तरह जानवरों को पाला जाता है, उसी तरह अपने ग्रुप्स ऑफ फाइटर्स तैयार किए जाते। चुनांचे उस दौर में ग्लैडिएटर्स के स्कूल बड़े मशहूर थे। तो एक बहुत मशहूर स्कूल, हर स्कूल का एक एरेना होता है, एक अखाड़ा होता है जिसमें ग्लैडिएटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ग्लैडिएटर्स कौन होते हैं? जो शमशीर जन होते हैं, जो नेज़ाबाजी के मशाक होते हैं, जो लड़ाई मार कुटाई के एक्सपर्ट होते हैं, और जिस फन की इख्तरा स्पार्टन्स ने यूनान में रखी, उसको आगे बढ़ावा दिया रोमन्स ने ग्लैडिएटर्स के जरिए। ये स्कूल जिसमें स्पार्टकस को लाया गया, एक बहुत बड़ा स्कूल था, और इसका मालिक और उसकी बीवी इंतहाई लालची, कमीने, मक्कार और बेशर्म कैरेक्टर्स थे। लेकिन जिस शानदार तरीके से इस सीरियल में इन दोनों अदाकारों ने अपना किरदार निभाया है, वो दीदनी है। मैं एक एक करके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके साथ तारुफ करवाऊंगा। सबसे पहले हम बुलाते हैं बेटियाटस और लुक्रेशिया। बेटियाटस जो मालिक था उस दौर में, गॉड ऑफ एरिना कहा जाता था इन्हें। लुक्रेशिया इसकी बीवी, वो भी बड़ा पावरफुल कैरेक्टर, लेकिन दोनों नेगेटिव कैरेक्टर हैं, दोनों लस्टी कैरेक्टर्स हैं। तो आते हैं बेटियाटस और लुक्रेशिया। अच्छा जी, इसका स्कूल चूंकि मरकज बनता है इस तहरीक आज़ादी का, और तहरीक आज़ादी क्या है कि गुलामों के साथ जो नारवा सलूक है उसके खिलाफ स्पार्टकस आवाज़ बुलंद करता है। स्पार्टकस, याद रहे कि गुलाम नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल रीजंस के तहत उसे गुलाम बना दिया जाता है। तो वो इसी एरेना के अंदर जुल्म और जबर को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने साथी इकट्ठे करता है एक तहरीक की शक्ल में, और उस चुंगल से आज़ाद होकर जंगलों का रुख करता है, और फिर सरकारी काफिलों को लूट लूट कर अपनी ताकत में इजाफा करता है। इसी बात के पेश नज़र रोमन हुकूमत एक बड़ा आम फैसला करती है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एरिना है, ग्लैडिएटर्स है, ये आज से गैर कानूनी है, क्योंकि आपके बस का रोग ही नहीं, ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी फौज भी इनके आगे कुछ नहीं होती। रोमन अम्पायर इसे अपनी तहवील में ले लेती है। अगला कैरेक्टर, रोमन तारीख के चंद बहुत बड़े कैरेक्टर्स में मेरा मोस्ट फेवरेट, जूलियस सीजर। सीजर साहब जरा पीछे तशरीफ ले। Goods come to bad and bad comes to good. Once upon a time in Bombay. ओ वहां खड़े हो जाओ। ये बनाया कदे से? वहां खड़े हो, अभी बताते हैं। हेल हिटलर। ओ हेल हिटलर नहीं था इसमें। इधर खड़ो। यार खड़े हो जाओ। लो। अच्छा जी, जूलियस सीजर एक शानदार कैरेक्टर था, बहुत बहादुर आदमी था। ये एक अच्छे ख़ानदान का चश्मो चिराग होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका ख़ानदान शदीद क्राइसिस की वजह से फाइनेंशियल क्रंच में आ जाता है, और इसको एक मामूली सिपाही के तौर पे काम करना पड़ता है। लेकिन अपनी शुजाअत के सबब ये डेवलप करते हुए आहिस्ता आहिस्ता जर्नैल के ओहदे पर आता है, सिपा सलार बनता है, और लातादाद फतुहात इसके क्रेडिट पे हैं, जिनमें से एक स्पार्टकस के खिलाफ जंग भी
शामिल है। अब स्पार्टकस एक बहुत ताकतवर जर्नैल के तौर पे उभरता है और कोई उसके सामने नहीं खड़ा होता। लेकिन उस वक्त जब खुशकिस्मती जूलियस सीजर को स्पार्टकस के सामने लेकर आई, तब तक स्पार्टकस और उसकी फौज थकावट की वजह से उन हालात का शिकार थी जिन हालात का शिकार सिकंदर यूनानी हिंदुस्तान में आकर हुआ। और आखिरी मार्का स्पार्टकस की मौत का जो बायस बना वो ये था कि उसने पायरेट्स के यानी कज़ाकों के एक ग्रुप के साथ डील कर रखी थी कि मेरे लश्कर को, ये जो बचे खुचे बाकी मांदा लोग हैं, हमें लेकर तुम यहाँ से निकल जाओगे, दूर उफ्तादा जजीरे पे जाकर अपनी कुवत को असिमिलेट करेंगे और बारे दिगर लड़ने आएंगे। वो पायरेट्स चूंकि जालसाज थे, 2 नंबर थे, उन्होंने पैसे भी ले लिए लेकिन इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। लेकिन अहम बात यह है कि स्पार्टकस की कब्र तो मिल गई, लेकिन कब्र कुशाई के बाद पता चला कि उसमें स्पार्टकस की लाश है ही नहीं। स्पार्टकस की लाश आज तक एक मुअम्मा है, ये किसी को नहीं मिली, जिस तरह हिटलर की लाश आज तक किसी ने नहीं देखी। मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अगले कैरेक्टर से। अगला किरदार है ओनेमस। ये वो अफ्रीकी गुलाम है जो फन्ने सिपागरी में ताक होता है और पूरे एरेना को इंस्ट्रक्शन देता है। ये ग्लैडिएटर्स का उस्ताद, बल्कि उस्तादों का उस्ताद, और इस जंग आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। आखिरी वक्त तक ये स्पार्टकस के साथ रहता है, लेकिन आखिर में जब उसके मुजाहिदीन एक एक करके काम आने लगते हैं तो उनमें से ये भी शामिल था। हाथी ने रसा फड़े मंजी उड़ान चल रहा है। ये दरअसल कोड़ा है जिसे ट्रेनिंग के दौरान ये इस्तेमाल करता था। हमारा अगला किरदार है क्रासस। क्रासस एक मक्कार बिजनेसमैन होता है। ये अपनी चर्ब ज़बानी से, अपनी चालाकी से अवाम से लंबा चौड़ा पैसा हथिया कर तकरीबन 250 टन सोने का मालिक बन जाता है। ये एक बड़ा जानदार कैरेक्टर है कहानी का, जो रियल लाइफ स्टोरी है, क्योंकि इस तहरीक को जो स्पार्टकस को दबाने के लिए रोमन एम्पायर चलाती है, उस पूरी एपिसोड को, उस एक्सपीडिशन को फाइनेंस ये करता है। लेकिन मालो ज़र की हवस का शिकार ये आइकॉन होता है। हर मामले में एक ही बात कहता है कि मेरे पास सोना इतना ज्यादा है कि मैं जिसे चाहूं खरीद सकता हूं। चुनांचे ये वही कैरेक्टर होता है और इसका अंजाम भी वही हुआ कि इसी के लश्करियों ने इसको पकड़ लिया और जबरदस्ती अच्छी तरह इसकी मुश्कें कस के इसे चीखने चिल्लाने पे मजबूर किया और उसका मुंह खोल लिया, पिघला हुआ सोना उसके मुंह में डाल दिया। तो क्रासस साहब तशरीफ लाते हैं। ये मथन चक्रवर्ती के कपड़े पाए जिन्ने ग्लैडिएटर सन सब मेरे अंडर सन। साढ़े सन अंतरी दिया। अच्छा जी, अशर रह गया है। अशर एक सीरियन गुलाम था, ग्लैडिएटर था, और गुलामों के अंदर रहते हुए उनका सबसे बड़ा गद्दार था, हासद, कमीना, संगदिल, और स्पार्टकस के साथ शदीद रकाबत रखने वाला। कुसाई भी बुलाए ने तुझे। अब रह गया मेन कैरेक्टर, बल्कि सही मानों में इस पूरी दास्तान का हीरो, स्पार्टकस और उसकी बीवी सोरा। अच्छा जनाब, ये खातून दरअसल इस पूरे झगड़े की वजह बनती है। ये एक मजलूम खातून थी, इसके ऊपर धावा बोला रोमन्स ने आकर, शक की बिना पर इन्हें खामखा ताराज करने की कोशिश की। इसी अटेम्प्ट में फाइट बैक करते हुए स्पार्टकस गुलाम बन गया और फिर कहानी आगे चलती रही। ये इंतहाई जख्मी हालत में स्टोरी के एंड के पास जाके स्पार्टकस से मिलती है, लेकिन जो ही उससे मुलाकात करती है उसके हाथों में दम दे देती है। इतनी देर वेट किया ना मेरे काम आई ना किसी और दे। ए हीरो से जी हाकरार की आवाज आ रही। आप क्या कहती हैं अपने शौहर के बारे में? मैं फख्र करती हूँ इस बात पर कि मैं स्पार्टकस की बीवी हूँ। एक बहादुर शख्स का साथ देना
इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होती है? खाली बहादुरी नहीं चलती, थोड़ी लुक भी होनी चाहिए। अच्छा, लुक की बात जहां तक है, ये बदनसीब एन काम के दौरान ये जो एक्टर जिसने इस रोल के साथ सीरियल का आगाज किया था, वो बेचारा कैंसर में मुब्तला हो गया और पहले ही सीजन के बाद उसे तब्दील करना पड़ा। वो जाते जाते खुद सिलेक्ट करके गया कि मेरी जगह स्पार्टकस का रोल कौन प्ले करेगा। इसका नाम था एंडी वेटफील्ड और ये अपनी जगह पर एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर को लेकर आया जिसने ये रोल निभाया। पीछे जंग चितौड़ हो रही है सर। ये स्पार्टकस की जंग है, ये बैटल ऑफ माउंट विसोवियस है, जिसमें रोमन्स ने घेर लिया था स्पार्टकस को, लेकिन वो बड़े चक्कर देकर ऊपर से नीचे, वो देखो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, किस तरीके से आए और फिर तह तह कर डाला पूरी रोमन आर्मी को। चाचू आपका स्कूल भी था, एक रीजनेबल नहीं गए ना, ठंड लग रही है तो नहीं बोल रहे। और यार बात सुनो, ये तुम इस हंटर का इस्तेमाल भी करते हो कि नहीं? हाँ जी, करना जी। अरे हेलो, तेरा ये जंग च रजाइयां भरता था। इन तमाम लोगों में से सबसे अच्छा करेक्टर आपको कौन सा लगा, सूरा तो इलावा? नहीं, सूरा ही सबसे हर जगह यही थोड़ी पसंद का करेक्टर होता, भावे नारकली होवे, भावे हीर रांझा होवे, कोई भी होवे, इसलिए कि वो सबसे अच्छी आर्टिस्ट है। असि इथे मुंगरे लाए तुम कॉमेडियंस हो, ये नहीं क्लाउन्स हो, क्लाउन्स। आपका बटियाटस के बारे में भी यही ख्याल है? नहीं, बटियाटस भी एक अच्छा एक्टर है। मैं असद कैफी की बात कर रहा हूँ, नायाब की बात कर रहा हूँ। है तो मैं। तुम कॉमेडियन हो और अच्छी कॉमेडियन। आप ये बताइए मुगल दरबार किस दिन करेंगे आप? अच्छा, इतने तू नारकली दी हैगी। बात सुनो, हाँ जी। अच्छा, बात करने दो। एक मिनट ठहर जाओ यार, मुगल दरबार हम ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ। सूरा कुछ कह रही थी। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਤੂੰ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਇਹ ਨਸੀਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ, सोनिए तेरा प्यार। स्पार्टकस, तुम इतने बेसुरे हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। जिथे इन्हें करेक्टर बुला लेने, क्लोपेट्रा ने भी बुला लेंगे। क्लियोपेट्रा की तरफ वो यहाँ से फारिग होके जाएगा। ये तो यहाँ से जब फ्री होता है ना, हाँ जी, जूलियस सीजर वापस जाकर बादशाह बनता है, एम्परर बनता है। तुहानू पता है क्लोपेट्रा ने नीफ ना ब्याह कर लिया। हनीफ टीरे के साथ। हाँ जी, वो शादियां करना आई दुनिया की सिर्फ। क्लियोपेट्रा की 3 शादियां थी। एक तो सेरेमोनियल थी, जायदाद के लिए जो उस दौर में बादशाह किया करते थे, उसके भाई टॉलमी के साथ। दूसरी हुई जूलियस सीजर के साथ, मियां मेरे नाल जी, जिसमें से एक बेटा था। मेरा बेटा कहते हुए, ए मेरा बेटा तो नहीं कहते। ਉਹ ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ। वो कबले मसीह च एडे एडे बेटे होंगे सर। उसके बाद हाँ जी, मार्क एंटनी के साथ। तो जी 10 खानदान थी वो कौन है? वो 10 खानदान वाली नहीं थी, 7 खानदों वाली थी और उसका नाम था एलिजाबेथ टेलर, जिसने ये रोल किया था हॉलीवुड की। तुम किस कदर कूड़ मगज हो। पता नहीं, एक बारी समझ नहीं आती, खाना खराब दिया पुत्रा। अम्मी कितने बेटा? अम्मी इसकी सांपों का शिकार हो गई थी। तुम्हें तो खंजर लगे थे ना। आफ्ताब साहब जिन्हें मैंने खंजर मारे सी ना, मैं उन्हें छड़ना नहीं। एक नहीं था, लातादाद थे जिनमें तुम्हारा मुंह बोला बेटा, जिसे तुमने पाला पोसा, उसको बहुत प्रमोट किया, ब्रूटस, वो भी शामिल था। इसी तो तुम मुहावरा बना है कि यू टू ब्रूटस, जो कहते हैं कि तुम भी, हाय, तुमने ये किया मेरे साथ। तुमने भी इक्तदार इसी तरह काबू किया था। तुमने भी सेनेटर्स को घूंसे मारे थे अपने घर बुला बुलाकर कि तुम साइन नहीं करोगे, क्या नहीं करेंगे। तो बाकायदा जदोकोब करता था ये। घूसों में और खंजर में बड़ा फर्क होता है। वही मैंने खंजर मारे सी ना, खंजर दिया बच्चे। यार ये वहां पे नहीं था जहां तुम्हारी मौत वाकई हुई। एक बार मैंने 200 बंदा पै गया इकट्ठा इको बारी। ओए मैं लकीर वही है, मैं कहा जेड़ा टप्पे मेरा प्यो लगे। ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਗਏ। इस कदर ग्रेसफुल था असल स्पार्टकस, और तुम हाँ निखड़ा दे खान घड़ा दे बंद वे खाना। ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਪਾਇਰ ਆਈ ਅੱਜ से इलाही खैर पूरी एम्पायर मंगन आई है। भला होवे, ए फौजी सारे पीछे मंगन आए ने। ਤੇ ਸਰ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਵਾਤੇ।
अच्छा जी, मैं बात करना चाहता हूँ सोरा के साथ। चला चलिए। हेलो, आपने अदाकारी का आगाज कब और कहां से किया? मैंने 98 में पहला ड्रामा कमर्शियल किया था। और पहला ड्रामा मैंने तुमसे पूछा, पहला ड्रामा? चढ़ा वाला नाज थिएटर, उस्ताद चंगीला साहब ਉਹਦੇ डायरेक्टर सन। यार मैं तुमसे और 2500 रुपया मैं ड्रामे ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 300 रुपया रोज ਦਾ। 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तीसरे दिन ड्रामे से छापा पै गया, सारे अंदर सी। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਕ ਮੈਂ ਸਰਗੋਧੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। तुम चुप रहो श्याम थिएटर। मैं सोरा से पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहला ड्रामा मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में किया था 2011 में। दैट वाज निजाम सक्का। दैट वाज निजाम सक्का। आई सॉ दैट ड्रामा। ओह, आपको याद है? मैं उस शो में स्पेशल गेस्ट था। आप चीफ गेस्ट थे सर। जी। ਹਾਏ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ 50-50 ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ। ਤੀਜਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਾਸ਼ ਅਲ ਹਮਰਾ 'ਚ। छापा कहाँ पड़ा था? ਛਾਪੇ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ले ਕਦੀ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। परफॉर्मर। नहीं, आपने नहीं किया होगा, आपके ड्रामों में तो करती होंगी। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੀ ਛਾਪੇ ਪਏ ਨੇ। फिर यही मैं पूछ रहा हूँ, कैफी तुम्हारे डांस पे कभी छापा पड़ा? जी सर। तुम्हें भी बड़ा शौक है डांस करने का, है? भाजी मैं पहला ड्रामा किया बल्दिया आलू काड़े च। उतो मैं फिर चीचावत नहीं चला गया। चीचावत हवेली लखे मैं 3 दिन ड्रामा किया। उतो फिर मैं मोहलपुर चला गया। वाह, वाह, फिर मैं वाह। साई बार रहीम यार खान सादकाबाद। ये मैनू एक बंदा ले आया लाहौर। लाहौर फिर आके तो मैं इतने सैट हो गया। फिर तुसी मैनू देखो जनाब, गल है कि मैं जो काम शुरू किया, मैं असल पीटीवी तो काम शुरू किया है। गल जिन मेरा पहले ड्रामा सी, उस तो बाद मैं ड्रामा भी किए, टीवी भी किए। यार तुम अल्लाह तो अल्लाह का वास्ता, मैं जियो अच्छा बेटियाटिस को बोलने दो। सर लानत भेजे पेट्रियाटिस पे। मैंने सर सिटकॉम से स्टार्ट किया था सर, करम दादन कंपनी, एक एपिसोड किया था। उसके बाद तेरे पहलू में तुम क्या करते रहे हो? सर तेरे पहलू में सर मैंने 350 किस्से किए। तेरे पहलू चेता खुसरेदार होल सी जनाब। सर मैं फैसलाबाद अपने कैरियर का आगाज ये किया। बकवास कर रहे थे, झंग बाजार चलियां पौंदा ये। सर मैं फैसलाबाद, देखो जी उतो मैं आगाज किया। ਮੈਂ ਵੀ ਸਪਾਰਟਿਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੰਡਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम फिर आपको ये कैरेक्टर्स हम नहीं देंगे। हाउस ऑफ बेटियाटिस मैं बिल्कुल चेंज करूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं अजोका थिएटर से संजीदा और मतानत वाले कैरेक्टर्स लाऊंगा। टीपू सुल्तान किया हुआ है सर मैंने यही। मेरे पास बहुत सोना है, ये मैं कोई- जिसको चाहो खरीद सकता हूँ। ये मुझे कोई जंग जो नहीं, ये हाउस ऑफ पटियाटिस के बाहर पटियाटिस भेजता है। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि बिरयानी बांटने के बहाने घरों में डकैतियां करने वाला गैंग सरगर्म। ये बिरयानी पॉइंट तो लुटते ने। हाँ जी, बिरयानी की प्लेट लेकर ना एक बंदा बेल देता है आपकी। हाँ कराची ये सिलसिला वारदात शुरू हुआ है। बिल्कुल। और जो ही को गेट खोलता है 4-5 इधर उधर से निकल आते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੌਲ ਖਾਈਏ। बस फिर चौल खाते हैं। और ये बड़ी वबा है जो फैलती चली जा रही है। और पुलिस की किस कदर हेल्पलेसनेस है। अभी तक ये गैंग पकड़ा नहीं गया। नहीं सर, अभी तक नहीं पकड़ा गया। पकड़ने वाले कौन से पकड़े गए हैं सर? जो और आदमी कराची की तो काफी बुरी हालत है। जब तक ख्वाजा साहब वहां पे थे हालात बहुत बेहतर थे। ख्वाजा साहब कौन से सर? एडी ख्वाजा। तो वो ट्रांसफर हो गए सर? जी, आजकल आपकी मोटरवे के चीफ हैं वो। हर अच्छा बंदा सिंध से या ट्रांसफर होके किसी और सूबे में चला जाता है, और अगर नहीं भेजा जा सकता तो फिर अगले जहान भेज दिया जाता है। बहुत बुरे हालात हैं कराची के। जी सर, रिसर्च आई है जनवरी 2015 से अक्टूबर 2019 तक की। इस दौरान 93,000 डकैतियां हुई हैं कराची के अंदर। कुछ 83,000 मोबाइल फोन छीने गए हैं, कुछ 11,000 मोटरसाइकिलें हैं, कुछ 1600-1700 गाड़ियां हैं। मेरा ख्याल है 200 के करीब तो मर्डर्स हुए हैं। सर 220। हाँ, जिसने मजाहमत की वो जान से गया बेचारा। इससे जो बुनियादी दर्स मिलता है वो ये कि पुलिस चीफ आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए जी। और उसके ऊपर सियासी हुकूमत उससे भी ज़्यादा तगड़ी और कन्विक्शन वाली होनी चाहिए। और दूसरा, मज़ाहमत के चक्कर में ना पड़े। अगर आपसे गन पॉइंट पे कुछ छीन रहा है तो जान से प्यारा तो नहीं ना फ़ोन, बेशक चाहे कोई बड़ा ही अजीज तरीन फ़ोन क्यों ना हो आपका। दफ़ा करें, दे दें। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, पुरसकून। हाय कुछ ना पूछें, कराची भी देखा उस दौर का, पाकिस्तान भी देखा। हमने ये सब कुछ डिटेरियोरेट होते देखा है। हमारी जनरेशन तो इंतहाई बदनसीब है। मैं बार बार दोहराता हूँ वो चाइनीज़ बद्दुआ। किसी को बद्दुआ देनी है तो कहते हैं खुदा करे तुम बदलते वक्तों को खुद देखो, विटनेस करो उन्हें कि वक्त कैसे बदलते हैं। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। ओहो, जिसको आप बहुत बुरा समझा करते थे वो आज रूटीन के नॉर्म्स है। तो बात ही कोई नहीं कि क्लास फेलोज हैं बैठे हुए
एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बिटिया के कमरे में बैठे हैं इस वक्त, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और बाज़ औक़ात होता है लड़का है और लड़की है, ये बैठे हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। खैर है, अब चलता है, मॉडर्न टाइम है, लख लानत इस मॉडर्न टाइम के कि जिसने हमारी वैल्यूज़ का कत्लेआम कर रखा है। ਸਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। यार अंग्रेज डिप्लोमेट ख्वाहिश का इजहार करते थे कि हमारी पोस्टिंग कराची कर दी जाए। और सर जापानी सफीर ने कहा है कि हम छुट्टियां मनाने कराची आया करते थे। वाह वाह, कैसे कैसे शानदार स्पॉट्स थे कराची में। हॉक्स बे, मनोड़ा का साहिल, मैं कहता हूँ सीधा सीधा साहिल था लेकिन इंतहाई खूबसूरत। ऐसा सी ग्रीन वाटर आपको अब दुबई में नहीं मिलता, जो बड़ा साफ सुथरा अपनी तरफ से उन्होंने रखा हुआ है। फिर पैराडाइज पॉइंट, गडानी तक ऐसी शानदार जगह थी, और शहर यूं लगता था जैसे यूरोप का कोई बड़ा साफ सुथरा सा मिडिल क्लास सा शहर है, पढ़े लिखों का शहर। जो ट्राम चला करती थी सर उस जी जमाने जी, में। ऐसा ऐसा कुछ था यार। वैसे सिंध हुकूमत कुछ करने तो लगी है, मसलन वो कह रहे हैं जी समरी ट्रायल किए जाए इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के, उनको 7 साल कैद सुनाई जाए। ईजियर सेड देन डन। जी ये जरूर है सर। कहते हैं कि लाहौर च भी बड़ियां चोरियां हुई ने। चोरियों में इजाफा आबादी के तनासुब से हुआ है, लेकिन है सही, इसमें भी कोई शक नहीं। क्राइम रेट मजमूई तौर पे बढ़ा है, लेकिन कराची तो हद से तजावुज कर गया। सर इसकी वजह क्या है? महंगाई? महंगाई एक छोटी सी रीजन हो सकती है, छोटी सी। जो बुनियादी रीजन है वो नशा है। ज्यादातर जो स्ट्रीट क्राइम मगिंग होती है ना, मगिंग, ये नशा है जो आपको बर्बाद कर देता है। पिछले दिनों इसराइल में एक बंदे ने एवाकाडो, ये नाशपाती की एक किस्म है, अच्छा, दिखाकर 2 बैंक लूटे। हैं? उसे पेंट किया हुआ था ब्लैक। अच्छा, तो कहता जी ये मेरे हाथ में दस्ती बॉम्ब है, और फिर देख लेना इसका असर क्या होता। 8-10 हज़ार डॉलर उनसे लूट के भाग गया। ये जियो मैपिंग से पकड़ा गया था, ऐसे तो निकल गया था। जियो मैपिंग होती है ये जो आपके फोन के जरिए जीपीएस से पकड़ते हैं। और वैसे एवोकाडो का मिल्क शेक बहुत अच्छा बनता है। ये ऐसे ही बस टशन ही है एवोकाडो का है। अच्छा मिल्क शेक, केले का मैंगो, हाय, ये बेस्ट है। अगर बहुत ही आपको मुसीबत पड़ी हुई है तो थोड़ी सी खजूर डलवाएं। मैंगो जूस पिया आपने कभी? बहुत दफ़ा मैंने पिया भाई। ज्यादा मैंगो नहीं होता वो। अच्छा, एप्पल शेक भी बहुत अच्छा बनता है, स्ट्रॉबेरी शेक भी बहुत। स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छा है। अरे शकरकंदी का जूस भी बन जाता। यार क्या जूसों का जिक्र शुरू कर दिया हमने। वैसे अच्छी शकरकंदी आपने कहाँ खाई है? मैंने अच्छी शकरकंदी खाई ही नहीं है। हाय हाय, मैं नहीं पसंद करता, मुझे नहीं पसंद। सर वैसे बड़ा मजा आता है उसको खट्टा जहा पा के। अब तुम में से एक पटाखा मारे। इनको तो बजना नहीं है, पटाखा मारे तो बेहोश हो जाता। आपने खाई शकरकंदी इस तरह वो खट्टा डाल के? यार वो कोई लाख रुपये की किलो है, मैंने दस दे। सारा डकैतियां का जिक्र हो रहा है। हाँ जी, डकैतियां दा डकैती, ये भी लोग कहते हैं डकैती। टेक्सास की एक डकैती मुझे याद आ रही है। एक बंदा बैंक में चला गया, जाके कहता है जनाब मुझे जुराबों के पैसे दे दो, सिर्फ जुराबों के। और गन पॉइंट पे मैनेजर ने अपनी ला के दी थी, वो बेहोश हो गया और वो लेके फिर भाग गया। उसे पैसे मिल गए, वो चला गया। कराची में एक बंदा रिक्शे पे आया, खुद ही स्टार्ट रिक्शा उसका था मेरा ख्याल, बाहर छोड़ा है, अंदर आके उसने डकैती की अच्छी तरह तसल्ली के साथ, और आराम से अपने रिक्शे पे बैठा और निकल गया। एक खातून ने, ये गालिबन अमेरिका का वाकया है, बाइसिकल पे डकैती की, बैंक रॉबरी करके निकल गई और आगे जाके पकड़ी गई किसी। पुलिस ने 40 मिनट इसका ताकुब किया और फिर पकड़ी गई। 4 साल सजा हुई बेचारी को। सारो फड़ी नहीं कि 40 मिनट भाई गलियों में घुस गई होगी इधर उधर। ये जो पतली गलियां होती हैं पुराने शहरों में, जिनमें गाड़ी नहीं दाखिल हो सकती, उसके लिए वन वे होता है। सर अमेरिका च कोई तुसी अंदरून शहर नहीं देखा? अमेरिका में जहां मैं रहता था, अलेक्जेंड्रिया में डाउनटाउन है, ओल्ड टाउन, किंग स्ट्रीट, वो खूबसूरत है बड़ी। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सड़क खत्म होती है दरिया में। जिन्हें मरना हो उधर न चला जाए। अच्छा, दरिया सिर्फ मरने के लिए ही नहीं बने, ऐसे ही खाऊंगा दरिया का जिक्र। ये और आड़ू ग्रेनेड। आड़ू ग्रेनेड किधर है? आज बाहर बैठे हुए थे, बुखार था उन्हें आज। चेक किया ही थर्मामीटर ला के 3,24,000 से उन्हें बुखार। अच्छा, बड़ा बेताब होगा वहां बैठा हुआ। उसने हमें आज बताना था कि जीसी में मैं स्ट्रॉबेरी शेक एक गिलास बनवाया करते थे और 2 स्ट्रॉस डालते थे, एक मैं एक दुकान वाला। फिर बात रही निकल जाएगी आफ्ताब। मैं जब उसके सामने पहली दफ़ा बैठता था
मेरी गल तो किसी ने हंसना नहीं है, तेरी मेहरबानी। ए भंड भुंड जेडे बिठाए ने ना, ए भंड तो जब वो अच्छा यार ठीक, हम उसके मुतहम्मिल ही नहीं हो पाते, एक तुम बोर करना शुरू कर दो। हाय हाय हाय, सर उन्हें कीता ही है ना, सानू याद हो गए। जी जी, मुझे तो एक रेडी याद है जहां वो उस मौसूफा को साथ ले जाकर, बल्कि उसको दिखाकर कोई चीज खाई हो। उसी आज एडा ज्यादा कोट क्यों पाया है? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਬੋਰੀ ਪਾਈ तू यार। इंग्लिश फिल्म में ना जो अंग्रेज बेंच थले सोते होंगे। तो आपने बताया था पुराने दौर में वो सारे जिस्म को तेल लगा के, जी जी, वो कौन लोग थे सर? वो आप पढ़िए, मैं आपको नॉवल बताता हूँ, उसमें पूरा चैप्टर है इनके बारे में। शम्सुर रहमान फारूकी का नॉवल है, कई चांद थे सरे आसमां। हाँ 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 हाँ, अग्स कहते थे ना सर उन्हें। जी ठग्स। ਲੰਗੋਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। इस तरह का एक नाकस ग्रुप सी सर, उन्होंने तेल बहुत हला लिया चोरी करने के लिए। जी। वो जिथे गए थे उन्होंने टैला लुआइया सी, वो चोरी करके होते ही तिलकते रहे। और एक चोर अताउल्ला खान की वजह से पकड़ा गया था, अताउल्ला खान। ईसा खेलवी। अच्छा, वो कैसे? तो किसी घर में चोरी की टेप रिकॉर्डर भी साथ उठा ली, अच्छा। वो बाई चांस उससे बटन दब गया, ओए, उससे बंद ना हो, फिर अच्छा पूरा घर उठ गया, इतना शोर था, वो पकड़ा गया। ईसा खेलवी ने रो रो के गया, साईं उठो मैनू ले चले, साईं चोर मैं कुचाई खड़े ने, टेप दे विच केसट लाई खड़े ने, बटन दबाई खड़े ने, उठो मरो। उठो नहीं दियो सारी उम्र पई है साउंड ले। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਫੜ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से ही। वेलकम बैक जी। खबर है कि जिस्म के साथ 100 आईफोन चिपकाकर स्मगल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। ये 37 साला ब्राजीलियन था, सौ पोलो जा रहा था। रेलवे पुलिस ने इसको रोका, ट्रेन में सवार होने लगा तो उन्होंने कहा कि ये मशकूक चाल है, इसकी बहुत तेज़ चल रहा है। तो पुलिस की ट्रेनिंग होती है ना, उन चीज़ों को देख लेते हैं कि एक बंदा रूटीन से तेज़ चल रहा है और कनखियों से इधर उधर देख रहा है। और ये चीज़ उन्होंने कैमराज में देखी। आपको पता है जब बहुत वबा आम थी धमाकों की, तो एक ख़ास इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने जो सर्विलेंस करने वाले लोग हैं, मॉनिटरिंग करने वाले, कि आप देखिए कि कोई शख्स चलता हुआ कोई विर्द तो नहीं कर रहा, कोई पढ़ तो नहीं रहा कुछ। ये टिपिकल एक आदत होती है खुदकुश बम्बार की, तो वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है, कोई ऐसा कुछ सिलसिला कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपने आप को एक पिच पे ट्यून करना होता है, डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो उन्होंने देखा कि ये तेज़ चल रहा है, कनखियों से देख रहा है, उनका रुको ज़रा, तो ये भाग पड़ा बनारसी ठग की तरह। तो जब पीछे लगी पुलिस, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने तलाशी ली, तो 100 आईफोन्स उसने अपने जिस्म के साथ लगा रखे थे, स्मगल कर रहा था। नहीं तो हाथ में नहीं लेके जा सकता था सर? 100 फोन हाथ में लेके जाना, फिर कस्टम वाले पकड़ लेते हैं ना, टैक्स देना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली टैक्स देने की वजह से ही तो उसने। हमारे यहाँ एक बड़ी शानदार बात हुई है जो फवाद चौधरी ने जी सर बड़ा मुश्किल डिसीजन लिया, मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ। सर पाकिस्तान में भी आधे फोन स्मगल होकर आते थे। इन्होंने फिर सिर्फ कहा कि जो फोन टैक्स देने के बाद पीटीए से रजिस्टर होगा सिर्फ वही चलेगा। उससे अरबों रुपया इन्होंने बचाया होगा। सर बचाया भी है, मजीद रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है और उसमें 63% इजाफा हुआ है हमारी इंपोर्ट में, लीगल इंपोर्ट में। वाह। सर इसमें एक एतराज़ आया था कि जो रिश्तेदार आपके बाहर से फ़ोन लाते थे आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। हाँ तो टैक्स दे ना सर, उसमें एक आसानी होगी रिश्तेदारों के लिए। जी जी, ये जो डिमांड्स आती है ना कि आईफोन लेकर आना है, हाँ जी, मेरे लिए नोट 10 लेकर आना है, बल्कि नोट 12 ले आओ, नहीं भी है तो बनवा लाओ। सर फिर मुकाबला होता था, अगर बीवी ने मांगा है तो बहन ने भी मांग ली है। सर मेरा S10 प्लस आया था, वो मैंने कहते 67,000 दे दो, मैं कहा वापस ले जाओ। मैं तो फोन का स्यापा ही नहीं रखा। रूबी का फोन सुना बहुत पुराना है, कोई कदीम मॉडल है जिसके ऊपर इसने रबर टेप चढ़ाई हुई है। ਉਹਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਪਕਾ ਮਤਲੂਬਾ ਨੰਬਰ। अरे इस फोन दे विच कोई 100 रुपए ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर सच्ची मेरे फोन का शौक नहीं है कोई, मतलब एक टेंशन ही है ना, राह जाते फोन सुनो, WhatsApp ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये तो खैर बड़ी फ्लिमजी और रिडिकुलस वजूहात हैं कि मुंह से ऐसी बात निकले, तुम्हें कंट्रोल नहीं है अपने मुंह पे। आप लाउड बोलती ना, उसकी वजह से सारा काम खराब होता है। एवं तो फोन वाली कुड़ी कहती मुअज़्ज़िज़ कस्टमर जरा आहिस्ता बोलो।
यार चोरी का जिक्र हो रहा था, स्मगलिंग का जिक्र हो रहा था, फोन किधर से आ गया? अरे फोन होने 100 बने नहीं ना। इसमें असल चीज फोन नहीं है, वारदात है, चोरी है। सर लोग बड़े तरीकों से वारदात करते हैं। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आप उस शख्स का तज़किरा करें जिसकी विग में से आधा किलो हेरोइन निकली थी। जी वे ऐसे ऐसे हैं लोग। वाह। एक आदमी जिसने बड़ा बर्गर होता है मैकडॉनल्ड्स का, जी उसमें इंतहाई नायाब और कीमती कछुआ छुपा रखा था, छोटा। जो नाल बर्गर भी खाई जानते हैं। सर इस खबर के अलावा एक सवाल मेरे जहन में है, मैं कर सकता हूँ? जनाब जनाब। सर ये 2020 स्टार्ट हो गया, हमारा सेकंड शो है, कोई रेजोल्यूशन लिया आपने सर? नहीं मैंने कोई नहीं। इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, क्या हो गया है? क्या फजूल बात है। 2020 मुबारक हो आपको, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरे साल बाद मैं थे आई है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ और तुसी फिर उंजी बैठे हो। आप पहचान रहे हैं ना हम कौन है दोनों? नाइस जैकेट। ए वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਥੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ नहीं फौजी कलर। क्या बेहूदगी शुरू कर दी है? कोई और बात क्यों नहीं? आप लोग क्यों खामोश हैं? मीरा की जान को खतरा है, सिक्योरिटी मांग ली है मीरा बेचारी ने। मीरा को किससे खतरा है? सर ये तो पुलिस वाले पूछ रहे हैं। याद है आपको आज से 5 साल पहले हैप्पी न्यू ईयर पे क्या हुआ था? क्या हुआ था? बताऊं फिर? फौरन आपकी एक आंख छोटी बड़ी होगी ना, बताओ ना बताओ। गाल आपके फड़फड़ाने लगे, ये फौरन वाली स्टैंड पे लग जाते। और सुनाए क्या? और सुनाइए, क्या एक क्लीशे है, और सुनाए। अच्छा बाद चौक उतार ना जाया करो। क्या दौर था जब आप भी स्ट्रगल में थे? जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ, कभी भी नहीं बॉस। ਉਹ ਫੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। वो साफ ही था महल कोई। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੌੜ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। और लम्हा जी 3-4 ही थी, मैं भी धक्का लाती रही। एकदम मैं धक्का लगा के उसको प्रेस क्लब छोड़ के आए। ऐसे ये जैकेट आपने कहाँ से ली है? इस तरह की जैकेट मेरे भाई को मंगवा दे। ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਹਿਨੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। वैसे आपने ये ड्रेसेस कहाँ से लेके आते हैं आप? नहीं सर वाकई आप बता देंगे कहाँ से? क्या जैकेट कहाँ कनाडा से और कहाँ से? ये मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें। अब कनाडा से सामान पहनना शुरू कर दिए ना। सामान पे ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। वो याद है दिल वाला वो था, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ तीर ਦਾ निशान। तौबा, मैंने कभी ऐसी चीज मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। ਉੱਤੇ कबूतर बैठा ਹੁੰਦਾ। मैं अब तुमको बात कर, कुछ सेंसेबल बात कर। नहीं आपने बड़ा होता विंगी बोतल लगा प्लास्टिक की बोतल को सेक नहीं लगा था ऐसे। अभी स्टूडियो का तो अब माहौल ही नहीं रहा। क्या हमारे दौर था, 25-25 फिल्में सेट पे होती थी, आपको याद है? फिल्मां ते बाजी हुण भी बन रही ने, तेनू नहीं किसी ने कास्ट कीता। मुझे तो हॉलीवुड से भी फोन आ रहे हैं। फिर ਐਂਥਨੀ ਕੁਇਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। क्यों चले क्यों नहीं जाते दोनों उसके पास? ਜੀਨਾ ਲੋਲੋ ਬਰਜੀਡਾ। ਇਹਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ। ਨੈਕਲਸ ਕੇਜ ਬਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ। ਮਾਰਲਨ ਬ੍ਰਾਂਡੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਾਡਫਾਦਰ ਵਾਲਾ, वो तो मर नहीं गया बेचारा। ये सारे मरे हुए हैं। ਲੱਖ ਨਾਲ ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਮਰ ਗਏ ਨੇ। काफी आपकी इतनी वाकफियत है, इसको कहीं चीफ एडिटर ही रखवा दे। ਖਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। आजकल प्राचा साहब मुझे बड़े फोन कर रहे हैं। शौकत प्राचा साहब नहीं अपनी पिंडी वाले, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। वो चौथे और 5वें नंबर पे आ रहा है लगातार। ਇਹੋ ਜਿਹੇ एंकर शो ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 भी भेज दे। इंडस का सुनाए? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। अंग्रेजी में आऊं? क्रिस्टीन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। ਐਵੇਂ ਮਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭੁੰਡੀ ਕਰਵਾ ਗਈ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ। कामरान निशारी साहब का रो के बुरा हाल हो गया। वो क्यों? ਉਹਦੀ याद च हो रही। काफी आपने गोरे रखे हुए हैं इंडस पे। गोरे भी रखे हुए अंग्रेज भी जी। हबशी भी। अब सीधा दसो बाजी ਨੂੰ। जॉर्ज फुल्टन हमारे साथ काम करते हैं। जॉर्ज फिल्टर है आपके पास? जॉर्ज फुल्टन फुल्टन उसने पायलट तैयार किया सोफिया मिर्जा के साथ। सर सोफिया मिर्जा को होस्ट है। सोफिया मिर्जा को उसने इंटरव्यू किया है, सेलिब्रिटीज को करते हैं। एफएसजे साहब कितने ने आजकल? नाइस मैन, वेरी टैलेंटेड मैन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा बात सुने, इधर ਕੀ ਪਰੇ ਫੋਨ ਚ ਕੀ ਹੈ? ये मेरे घर से फोन आना। बहुत बिगड़ गए हो तुसी। याद है आपको जब आपकी इस तरह की मुच्छें होती थी?
उस वक्त तो आप कितने वो लगते थे, पहलवान टाइप। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ बाजी। नहीं, अब तो माशाल्लाह बिल्कुल स्मार्ट हो गए। हाँ जी। चर्च तो नहीं पीड़ सर्दी आ गई, कितनी ठंड। ठंड ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 35 साल रिकॉर्ड टूटा इस दफा सर जी लाहौर। 35 साल रिकॉर्ड। काफी जलेबियां खाई हैं इस दफा आपने, दूध छिपा के। नहीं, दूध छिपा के मैंने नहीं खाई, लेकिन खाई है। साढ़े हाथ दूध छिपा के वो तो डांगा मची होती है। और जवेद आप ठीक है? आपने भी अपना क्या अशर कर लिया, कितने खूबसूरत होते थे, याद है आपको? अभी भी मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। ये जवेद साहब के साथ क्या चीज बैठी हुई है? हम कब से बैठे हैं, हमारे साथ कोई बात ही नहीं करते। आप ऐसे खूबसूरत होते होते रह गए। शफीकुर रहमान का एक कैरेक्टर रूफी शैतान, वो किसी को कह रहे कि आप भी वैसे ग्रेसफुल तो हैं, खूबसूरत होते होते बाल बाल बची हैं। मिर्जा आप बचपन में खूबसूरत थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं पैदा होने वाला था मेरे वालिद ने 10 जगह दी थी। क्या अल्लाह करे ना हो। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।